हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी जो इन्वायरमेंट की सीरीज चल रही थी यूपीएससी के लिए, उसमें हम आज बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस बात के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज़ बायो एंड सेकेंड इज डाइवर्सिटी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायो? बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि लिविंग बींग्स के अंदर जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं स्पीसीज़ की, ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें, हमने जैसे पहले इकोलॉजी के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, लिविंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आप पीछे वीडियो लेक्चर में जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसमें हम बायोडाइवर्सिटी से ही शुरुआत करेंगे। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमने बात की कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म from all sources including terrestrial, marine and aquatic ecosystem and their ecological complexes which they are a part. They include diversity within species, between species and of the ecosystem. ये definition किसने दी है? ये definition जो दी है, ये दी है यूनाइटेड नेशन ऑफ अर्थ समिट में ये definition दी गई थी। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी सोर्सेज है उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको, चाहे वो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है दो स्पीसीज विच आर प्रेजेंट ऑन द लैंड एरिया, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। एंड सेकेंड इज मैराइन आर द स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन द सलाइन वाटर के एग्जाम्पल में क्या आएगा? सी वाटर, ओके। एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब क्या है? चाहे वो फ्रेश वाटर के अंदर हो, चाहे वो रनिंग वाटर के अंदर हो, जो कि क्या है, वाटर बॉडीज के अंदर है, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हमारे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली में, बायोडाइवर्सिटी जब हमने बात की तो वो तीन टाइप्स की हैं। फर्स्ट क्या है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। जेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक्स से रिलेटेड। जेनेटिक्स का मतलब है क्रोमोसोम, यानी कि जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके अंदर से डिफ्रेंशिएशन आता है जब स्पीसीज के जीन्स की सीक्वेंस के अंदर कोई चेंजेस हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी कि वैसे तो वो दिखने में सेम है या एक कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, लेकिन वो जेनेटिकली एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज का मतलब है डाइवर्सिटी जो होती है एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट स्पीसीज हैं, वो डाइवर्सिटी, वो जो डिफरेंट स्पीसीज है एक इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। थर्ड इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? हैबिटेट के बेसिस पे, एक गिवन एरिया के अंदर हैबिटेट के बेसिस पे या लिविंग उनके फूड के बेसिस पे जो डाइवर्सिटी होती है उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ओके। अब हम बात करते हैं फर्स्टली जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ डिटेल में देखेंगे, इसमें एक जीन्स के अंदर, पर्टिकुलर स्पीसीज के जीन्स के अंदर क्या आ जाती है? वेरिएशन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउ स्पीसीज टू अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे मान लो एक यहाँ पे कंडीशन जो है इन्वायरमेंट के अंदर वो है कोल्ड कंडीशन। वहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म चला जाता है जो कि कहाँ से है, जो कि ना ज़्यादा कोल्ड एरिया से है ना ज़्यादा हॉट एरिया से है, यानी कि स्टेबल इन्वायरमेंट से है, जब वो कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जाएगा तो जनरेशन टू जनरेशन अडेप्टेशन स्टार्ट हो जाएंगी, अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। और ये अडेप्टेशन बहुत सारी टाइप की होती है। जैसे सोमेटिक सेल्स में जब अडेप्टेशन आएगी तो मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजिकली वो चीज़ अडेप्ट हो गई है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है? आउटर स्ट्रक्चर में चेंज आना। दूसरा होता है जेनेटिक सेल्स में चेंजेस आना, यानी कि जेनेटिक जो जीन्स हैं उनके अंदर जब चेंज आता है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक अडेप्टेशन। जो जेनेटिक
चेंजेज होते हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। बट अगर मॉर्फोलॉजिकली जो चेंजेस होंगे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ओके, ये हमारी हो जाती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो पॉपुलेशन, एक सिंगल स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है किस चीज़ का, आल पिंक पिजन यानी कि कबूतर, अलाइव टुडे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो हमने पहले भी बात की कि वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो होती है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, यानी कि ये हमारा एक स्क्वायर मीटर का एरिया है, इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज जितनी भी होंगी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, जैसे यहाँ पर मान लो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं, तो उनकी कितनी डाइवर्सिटी है, वो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये यहाँ पर, वहाँ पे हमने बात की थी कि जेनेटिकली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे जेनेटिकली या एक दूसरे से इंटरब्रीड कर पाते हैं, यानी अलग अलग स्पीसीज होगी, जबकि जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर एक स्पीसीज के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं एक स्पीसीज के अंदर। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हैं, अलग अलग हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें कि एक स्पीसीज है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो डाइवर्स स्पीसीज एरिया बोलेंगे, यानी कि वहाँ पे डाइवर्सिटी स्पीसीज की क्या है, ज़ीरो है। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे आती है वो आती है इकोसिस्टम कम्युनिटी। इकोसिस्टम कम्युनिटी का मतलब क्या, इकोसिस्टम कम्युनिटी डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि हैबिटेट की वजह से, हैबिटेट का मतलब क्या हो गया, लिविंग एरिया, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो लिविंग एरिया है, ओके, ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग एरिया उसके बेसिस पे डाइवर्सिटी होना, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स आर देयर जो कि इफेक्ट करेंगे किससे, जो बहुत सारे जो एबायोटिक फैक्टर्स है, लाइक क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, टोपोग्राफी होगी, ज्योग्राफी ऑफ दैट एरिया, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी वजह से जो डाइवर्सिटी आएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स, उसकी वजह से जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो डेजर्ट एरिया है उसके अंदर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अलग होगी। कोरल रीफ, कोरल रीफ एक्चुअल में होता क्या है, बहुत बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ एक्चुअल में होते क्या हैं, एल्गी और दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है जो कैल्शियम से बना होता है, क्या नाम है उनका, कोरल। ओके, तो ये क्या करते हैं, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है जिसमें एक डाइवर्सिटी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इनमें सर्वाइव करते हैं और इस एरिया को बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है, मैराइन इकोसिस्टम के अंदर होता है। ये प्रेरीज है, प्रेरीज कहाँ पे होते हैं, अमेरिकन एरिया में, ठीक है, साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड होते हैं उनको प्रेरीज बोलते हैं। ओके, टुंड्रा वाला एरिया कौन सा होगा, जो आइसी एरिया है, जहाँ पे आइस होती है, बर्फ गिरती है, उसको बोलते हैं टुंड्रा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद में हमारा आता है कि मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर कैसे करेंगे, इनको दो मेजर कंपोनेंट में मेजर किया जाता है। फर्स्ट आता है स्पीसीज रिचनेस और सेकंड आता है स्पीसीज इवननेस। रिच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, ओके, रिच का मतलब होता है ज़्यादा। इवननेस का मतलब होता है इक्वली। जब स्पीसीज की रिचनेस यानी कि कोई भी एक स्पीसीज ज़्यादा होगी वहाँ पे, तो उसको बोलेंगे स्पीसीज रिचनेस। इवननेस का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज जितनी भी प्रेजेंट है एक एरिया के अंदर, उनके अंदर जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनके नंबर्स क्या हैं,
इक्वल हैं उनको बोलेंगे हम स्पीसीज इवननेस। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये कम्युनिटी 1 है, ये कम्युनिटी 2 है। कम्युनिटी 1 के अंदर आप प्लांट्स अगर देखोगे तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 प्लांट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये प्लांट्स भी 1 2 3 एंड 4, यानी कि अगर हम देखें तो सारे प्लांट्स क्या हैं, 4 4 हैं। तो हर यहाँ पे हर प्लांट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 25%। इट मीन्स these all plants are equally distributed in a particular area. That type of community is called species evenness community. अब सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। यहाँ पे जो स्पीसीज है, स्पीसीज ऑफ दैट ग्रीन प्लांट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, that is 12, and other species is less than 2 1 or 2. That means these type of plants are dominated in this community. और यहाँ पे जब कम्युनिटी के अंदर एक जो स्पीसीज है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, दैट इज़ कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। अब आगे चलते हैं इसमें हम कि स्पीसीज रिचनेस के अंदर अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी होती है। नंबर ऑफ स्पीसीज जो भी उस कम्युनिटी के अंदर होगी उसके बेसिस पे स्पीसीज रिचनेस की अलग अलग टाइप होती है। फर्स्ट क्या है, अल्फा डाइवर्सिटी, सेकंड बीटा डाइवर्सिटी, थर्ड इज गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर यानी कि एक इकोसिस्टम के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज की रिचनेस कितनी है वो यूजुअली कितना एक्सप्रेस करती है, यानी कि ये एक एरिया हो गया, इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज की रिचनेस कितनी है, दैट इज कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी, एक एरिया के अंदर। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ये एक इकोसिस्टम था, ओके, जिसमें हमने अल्फा डाइवर्सिटी देखी कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है। यहाँ पे एक दूसरा इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम क्या है, 2, और यहाँ पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, इन दोनों इकोसिस्टम के बीच में नंबर ऑफ स्पीसीज इंटरेक्शन कितनी है, इन दोनों के बीच में, E1 के बीच में और E2 के बीच में, जो हमारे दो इकोसिस्टम हैं उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं किसका, डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम के अंदर। तो कितनी अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है स्पीसीज के अंदर, यहाँ पे 4 स्पीसीज है, यहाँ पे 3 स्पीसीज है। इस कंपैरिजन को जो कंपैरिजन किया जाता है डाइवर्सिटी का बिटवीन द टू इकोसिस्टम और कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट हमारा आता है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जितने भी इस रीजन में जितने भी इकोसिस्टम हैं, इनकी 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, जितने भी इकोसिस्टम हैं उनमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है डिफरेंट इकोसिस्टम में, ओवरऑल डाइवर्सिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। ओके, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो भी 3 टाइप्स से डिवाइड होगी, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा की जब हम बात करेंगे तो अल्फा का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, स्पीसीज रिचनेस कितनी है, दैट इज कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी में 2 इकोसिस्टम्स नियरली इक्वल, ओके, 2 ecosystem 1 and ecosystem 2, they are nearby, and comparison of the diversity between these two ecosystem is called beta diversity। यानी कि एक डाइवर्सिटी से दूसरी डाइवर्सिटी में अमाउंट ऑफ स्पीसीज कितनी चेंज हो रही है उसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी के अंदर क्या आता है, उस पर्टिकुलर पूरे एरिया के अंदर जितनी भी ओवरऑल डाइवर्सिटी है डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, हम गामा डाइवर्सिटी। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। स्पीसीज इवननेस का मतलब क्या होता है, proportion of species in a given site। low evenness indicate that few species dominate the site। जब वो एक few species जब dominate करेगी तो वो क्या हो जाएगी, species richness। जब वो equally distributed होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, species evenness। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज इवननेस के बाद में आता है बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब। बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर चुके थे, क्या होता है, फूड वेब का मतलब क्या होता है, हमने इकोलॉजी वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी फूड चेन एंड फूड वेब की। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैसे,
सन से लाइट लेते हैं, एज ए सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट, और सन इज द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पे प्लांट जो होंगे वो सन से एनर्जी लेंगे। सन से एनर्जी लेने के बाद जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ में रिएक्शन करके क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल का काम क्या होगा, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सन रेज को ट्रैप करना। जो क्वांटम होते हैं, जो सन से रेज आ रही है, एनर्जी आ रही है, उनको ट्रैप करना, उनको पकड़ना। उनकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड फॉर्मेशन करेंगे। जब नेक्स्ट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि प्लांट पे फीड करते होंगे, जैसे डियर हो गया, ओके, ग्रास पे मान लो ग्रास ऊपर हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि किस पे, ग्रास पे डायरेक्टली फीड ना करके क्या होंगे, एनिमल्स पे फीड करेंगे। जैसे हम बात करें ग्रास ऊपर के ऊपर कौन करेगा, फ्रॉग, या फिर अगर सेकंड एग्जांपल हमने लिया डियर, डियर के ऊपर कौन फीड करेगा, लॉयन। ओके, तो इस तरीके से एक सीक्वेंस वाइज ऑर्गेनिज्म की एक चेन बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। और जब ये बहुत सारी फूड चेन, यहाँ पे हमने 2 फूड चेन के एग्जांपल लिए थे, अब ये फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। ओके, तो फर्स्ट जो प्लांट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर, यानी कि ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। और जो अपर हायर ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर्स, यानी कि ये प्लांट से लेके कंज्यूम करने वाले हैं। ओके, इनको एक और नाम से भी कहते हैं, प्लांट को, प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर हो गया। ओके, यानी कि ये तो प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब इन पे फीड करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ जाएंगे, जो प्लांट पे फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हर्बीवोर्स, क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। और जो एनिमल्स पे फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है ये एक तरीके से ट्रॉफिक लेवल का, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ट्रॉफिक लेवल, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसमें, इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, जिसमें हम किसी की भी बात कर सकते हैं, मास की भी बात कर सकते हैं, नंबर्स की भी बात कर सकते हैं, एनर्जी की भी बात कर सकते हैं। इस सीक्वेंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सीक्वेंसेस इन द पिरामिडल फॉर्म इज कॉल्ड पिरामिड। और इसके बेसिस पे पिरामिड ऑफ नंबर होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा। ओके, ये सारी चीज़ें हम जो हमारा पहले लेक्चर था इकोलॉजी का उसमें कवर कर चुके हैं। यहाँ पे फूड वेब की बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमंस आर आइडेंटिकल एंड आर मेड फॉर 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनेंगे, कार्बन, जिसमें जो क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज नाइट्रोजन एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन। ओके, इन 4 एलिमेंट से मिलके क्या बना होती है, एक फूड वेब बनी होती है। ओके, यहाँ पे फूड वेब आपको पता चल गई, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन है और ये एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। इनको हम क्या बोलते हैं, हम फूड वेब। ओके, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाता है फूड चेन, फूड वेब की बात खत्म हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, लिविंग थिंग्स का एरिया है, यानी कि डाइवर्सिटी है स्पीसीज के अंदर, ये एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट करती है और ये किस तरीके से बेनिफिशियल है। फर्स्ट आता है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या आ जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए, फूड के लिए, ओके, एनर्जी के लिए। तो इस तरीके की फूड प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, उसके अलावा इकोलॉजिकल जितने भी प्रोसेसेस हैं, ओके, वो सब किस में आएंगे, बायोलॉजिकल सर्विसेज में आएंगे। जितनी भी डाइवर्सिटी है एक, जिसमें पॉलिनेटर स्पीसीज हो गई या फिर डिफरेंट क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए, ये सब सर्विसेज किस में आएंगी, इकोसिस्टम सर्विसेज में। सेकंड आता है बायोलॉजिकल सर्विसेज। बायोलॉजिकल सर्विसेज में जितनी भी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो सारी किस में कंप्लीट होती है, बायोलॉजिकल सर्विसेज में, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल्स हो गई। उसके अलावा
और कौन सी साइकिल हो गई, डिकम्पोजिशन साइकिल हो गई, प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया, ये सब किस में आते हैं, बायोलॉजिकल सर्विसेज में। सोशल सर्विसेज में क्या आएंगे कि जितने भी पीपल्स हैं, मतलब जितने भी बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको क्या करते हैं, एज ए इंटरटेनमेंट के बेसिस पे हम उनको देखते हैं, एज ए इंटरटेनमेंट हम देखते हैं, उस इंजॉय करते हैं उनको देख के, बर्ड्स के गेम खेलते हैं उनके साथ में। तो ये सारी क्या होगी, सोशल सर्विसेज होगी। ये डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी की क्या होती हैं, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग को, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोलॉजिकल सर्विसेज एंड सोशल सर्विसेज। इनकी वजह से ही फूड मिलता है, इनकी वजह से ही हम क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। आगे हम चलते हैं, कॉजेज ऑफ फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी के लॉस किस कॉजेज क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस होती है। एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे पहले 20 नंबर ऑफ स्पीसीज मिलती थी, ओके, अब वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज मिल रही हैं, 10 नंबर ऑफ स्पीसीज मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, लॉस हो गई। और इस बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण क्या क्या होते हैं, दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, दूसरा मैन मेड कॉजेज हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज में क्या हो सकता है, नेचुरल कॉजेज में हो सकता है कि वहाँ पे सॉइल की कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर वहाँ पे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं है। थर्ड क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, जैसे सुनामी आ गई, ओके, अर्थक्वेक आ गया, दैट इज ऑल दीज आर द नेचुरल कॉजेज। मैन मेड कॉजेज में क्या आएगा, मैन मेड कॉजेज में आएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर लेते हैं, दैट इज मैन मेड कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। उसके अलावा सेकंड क्या आ जाता है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन की वजह से कुछ ना कुछ एडिशनल सब्सटेंस जो कि क्या नहीं है, यूज़फुल नहीं है, हार्मफुल हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो ऐड हो जाते हैं किसमें, नेचर में, और उसको हम क्या बोलेंगे, मैन मेड कॉज बोलेंगे। क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, कोई ना कोई सब्सटेंस इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हुआ है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, लॉस हो गई है। इसके अलावा क्या हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उसकी क्लाइमेट चेंज हो गया। इसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की, वो क्या हो गई, चेंज हो गई, और उसकी वजह से जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो, उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। उसके अलावा क्या होता है, मैन एक्टिविटीज़ की वजह से हैबिटेट लॉस हो जाता है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, लिविंग एरिया। जो ऑर्गेनिज्म है उनका लिविंग एरिया जो होता है वो लॉस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट लॉस। अपने एरिया को बढ़ाने के लिए ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, फॉरेस्ट को काट रहा है। फॉरेस्ट को काटने की वजह से वहाँ पे जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जो प्लांट स्पीसीज़ हैं, दोनों ही क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। जब स्पीसीज लॉस हो रही है, दैट इज मीन्स बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो ये हो गए बायोडाइवर्सिटी लॉस के नेचुरल और मैन मेड कॉजेज। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ओके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना होता है, यानी कि बचाना होता है। इसमें कंजर्वेशन के जो मोड है वो दो होते हैं। फर्स्ट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स का मतलब होता है बाहर, इन का मतलब होता है अंदर, यानी कि कोई स्पीसीज जहाँ की क्या है, इनहेबिटेंट है, वहाँ वहीं की है, यानी कि पेंडेमिक है उस एरिया में। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कोई चीज़ मिलना। आजकल आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुन रहे होंगे कोरोना वायरस, तो इसमें ये तीनों ही टर्म आती है, पेंडेमिक, एपिडेमिक और क्या है, सिंडेमिक। तीनों ही टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। पेंडेमिक का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई काम होना, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया है। जैसे हम बात करें दिल्ली के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ पेंडेमिक टू दैट एरिया, जो कि बाकी किसी एरिया में नहीं हो रही है, और कहीं भी वर्ल्ड की किसी भी जगह पे वो चीज़ें नहीं हो रही है, एक स्पेसिफिक जगह पे ही होती है, उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। दूसरा क्या आता है, एपिडेमिक, यानी कि बहुत सारे एरियाज़ में वो फैल गई हैं, जैसे कोरोना वायरस चीज़ है पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, दैट इज़ पेंडेमिक। सिंडेमिक का मतलब क्या होता है, पेंडेमिक कंडीशन के साथ साथ में
जो और जो कंडीशंस है जो कि हेल्थ के लिए क्या है बेनिफिशियल नहीं है, नेचुरल हेल्थ डिजीज़ कोज करती हैं, उनके साथ में और भी बहुत सारी एडिशनल डिजीज़ हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं सिंडेमिक। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन की। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसके अलावा कहीं और पे उसको कंजर्व करना। नेक्स्ट आता है इन सिटू, जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहीं पे उसको कंजर्व कर देना। अब इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, स्कैर्ड फॉरेस्ट हो गए, ये सारे क्या हैं इन सिटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी क्या करते हैं हम, जो पर्टिकुलर स्पीसीज है उसको एक एरिया के अंदर वहीं पे कंजर्व कर देते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि नेचुरली उनको कंजर्व वहाँ पे नहीं किया गया जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं, उनको कहीं और कंजर्व किया जाता है, दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन आपने देखे हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज़ होती हैं, उनको बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। ये आर्टिफिशियली मैन मेड होते हैं और आर्टिफिशियली क्या डेवलप किए जाते हैं। जूस हो गए, यानी कि चिड़ियाघर जितने भी हैं वहाँ पे एनिमल्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है। सीड या पोलन बैंक्स, जहाँ पे बहुत सारे जो प्लांट स्पीसीज हैं उनको क्या किया जाता है, सीड्स को इकट्ठा किया जाता है। जीन बैंक क्या हो गए, जहाँ पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक कोड है, डीएनए है, उसको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, उसको बोलते हैं जीन बैंक। टिश्यू कल्चर, टिश्यू का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका हमने टिश्यू क्या किया, निकाल लिया और उसको हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, वहीं पे हम उसको डेवलप करते हैं इन द आर्टिफिशियल कंडीशन, इन लैब कंडीशन, उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो ये क्या हो गए हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो टाइप के मोड्स हो गए, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, और उनकी डिफरेंट टाइप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बॉटनिकल गार्डन। हमने बात की इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन की। एक्स सिटू कंजर्वेशन में हमने किसकी बात की थी, बॉटनिकल गार्डन की। बॉटनिकल गार्डन ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे फोटो लगी हुई है, आई थिंक ये यूपी का कोई बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ की फ़ोटो है। पर्टिकुलरली शायद मथुरा में कोई बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ की फ़ोटो है, आई थिंक सो, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मथुरा की ही बॉटनिकल गार्डन की फ़ोटो है। ये रैंडमली मैंने ऐसे मतलब गूगल से उठा के लगाई है। अब टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है, एक हायरार्की होती है स्पीसीज के अंदर कि वो प्लांट है वो कौन से किंगडम में आ रहा है, प्लांट किंगडम में आ रहा है, प्लांट किंगडम में उसका उसकी क्या है, टेक्सोनोमी की बात करेंगे कि उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, टेक्सोनोमी। तो प्लांट की ग्रोथ की टेक्सोनोमी की स्टडी के लिए या प्लांट की ग्रोथ की स्टडी के लिए हम क्या बनाते हैं, बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं। एक्जोटिक जो स्पीसीज होती हैं उनको कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉटनिकल गार्डन में उसको लगा देते हैं। जितने भी जर्म प्लाज्म कलेक्शन होते हैं उनको भी हम ग्रो करके क्या बना देते हैं, बॉटनिकल गार्डन बना देते हैं। इसमें बॉटनिकल गार्डन में बहुत सारी रेयर्स और थ्रेटन जो स्पीसीज होती है उनको कंजर्व किया जाता है बॉटनिकल गार्डन में, और ये मेनली किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। और जूस की फ़ोटो मैंने इसलिए नहीं लगाई, जू से तो ऑलमोस्ट आप सब लोग ने देख रखा होगा या सुना होगा, तो उसके बारे में आपको पता होगा। अब यहाँ पे हमारा बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम जो हमारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम इसमें कवर कर चुके हैं। अब हमारी जो लास्ट बचता है वो बचता है IUCN कैटेगरीज। IUCN कैटेगरीज का मतलब क्या है, IUCN एक इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचुरल जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको कंजर्व करके एक रेड डाटा बुक तैयार करता है, जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज़ को उनके बेसिस पे, उनकी पॉपुलेशन और उनके नंबर्स के बेसिस पे कि वो कितनी रिस्क में है या एक्सटिंक्ट हो चुकी है या एक्सटिंक्ट है, तो उन स्पीसीज़ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। हम बात करते हैं टोटल स्पीसीज़। टोटल स्पीसीज़ वो प्लांट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है। सबसे पहले आता है एलिजिबल फॉर रीजनल असेसमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितनी है। ओके, तो यहाँ पे वो स्पीसीज़ मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्पीसीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे स्पीसीज़ जब हम उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी होगी जो इवेलुएट ही नहीं है, जो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट भी है। अब इवेलुएटेड जो स्पीसीज़ है जिनका हमें पता है कि ये
स्पीसीज एक्चुअल में लाई करती है इन्वायरमेंट के अंदर, ये स्पीसीज प्रेजेंट है, उसमें भी क्या होगा कि कुछ का जो डाटा होगा वो डेफिशिएंट होगा, यानी कि डाटा अवेलेबल ज़्यादा नहीं होगा, या फिर नॉट एप्लीकेबल, यानी कि डाटा ही प्रेजेंट नहीं होगा, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो इवेलुएटेड में 2 ही आ गई। उसके अलावा क्या है फिर एडिक्वेट डाटा। इवेलुएटेड स्पीसीज में बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होंगी जिनका कुछ डाटा प्रेजेंट है, हमारे पास अच्छे से उसका डाटा है, उसको फिर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट में क्या आ जाएगा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो बिल्कुल क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, जो अर्थ पे अभी प्रेजेंट नहीं है। थ्रेटन कैटेगरीज के अंदर वो आएंगे जो कि अगर उनका बचाव नहीं किया गया, उनको कंजर्व नहीं किया गया तो क्या होंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है नियर थ्रेटन, यानी कि उनको भी खतरा है। लिस्ट कंसर्न का मतलब क्या है, उनको ज़्यादा खतरा नहीं है, उनकी पॉपुलेशन जो है इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है। और नियर थ्रेटन का मतलब क्या है, ऐसे स्पीसीज जिनको क्या है, खतरा है कि वो किस में, थ्रेटन कैटेगरी के अंदर आ सकती है। उसके बाद आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जो कि अभी नंबर्स में क्या हो गई है, कम हो गई हैं, अगर इनको नहीं संभाला गया तो वो क्या हो जाएंगी, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगी। एंडेंजर्ड का मतलब, डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरा, यानी कि इससे ज़्यादा अगर हुआ तो वो खतरे में आ जाएगी। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब उसकी स्पीसीज बिल्कुल ही कम बची हैं, यानी कि 2, 10 या फिर 50, 100 के आसपास ही उनकी नंबर्स बचे हैं, तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और जब वो यहाँ से भी गायब हो जाएंगी तो क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। यानी कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 टर्म दी हुई है ना, रीजनली एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। रीजनली एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो नहीं रही, ओके। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली जो एरिया है, यानी कि फॉरेस्ट जो एरिया है वहाँ पे ये जो स्पीसीज़ है वो नहीं रही, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर ये स्पीसीज़ नहीं है। बट जो हमने बॉटनिकल गार्डन की बात की या जू की बात की, वहाँ पे ये स्पीसीज़ अभी प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बट प्रेजेंट इन द एक्स सिटू कंजर्वेशन, ओके। अब एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, ना तो वो वाइल्ड में है ना वो आर्टिफिशियल कंडीशंस में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो यहाँ पे हमारा बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी हेल्प होगी। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।